हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। मुझे ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, लेकिन कुछ वॉइस इशू हो रही थी। इस वीडियो पे कुछ टेक्निकल इशू हो रही थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी किशन देराश्री जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे कमेंट करके बोला कि मैम बिल्कुल वॉइस नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर मैं वो कमेंट नहीं पढ़ती तो मुझे पता भी नहीं चलता और ये वीडियो एज़ इट इज़ चल रहा होता। तो इसलिए मैं इसे दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है स्टे को लेकर। बेसिकली एक ओवरटर्न कर दिया है पुराने जजमेंट को, और जो सबको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया था। तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क सिचुएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये ऑर्डर आया हुआ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात ज़रूर बोल दूँगी कि अभी तक हमारे पास में पूरा ऑर्डर कॉपी नहीं आया है, क्योंकि नहीं मिला है अभी तक। लेकिन इसमें ये माना गया है कि इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं स्टे ऑर्डर्स को लेकर, है ना? तो ये क्या ओवरटर्न हो गया है सिविल केसेस, सॉरी, स्टे को लेकर। तो और क्या पूरा प्रक्रिया हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या बोला गया है, क्या ऑब्जर्वेशन रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस केस को लेकर। आज हम हमारा वीडियो आज इसी के बारे में है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किस केस में ये हुआ है। ये केस का नाम है क्रिमिनल अपील नंबर 1375 1376 ऑफ 2013, एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये वो ऐसा केस था जो 3 जजेस बेंच का ये केस था। और बेसिकली ऐसा नाम इसमें मैंने दिखाया है कि क्रिमिनल अपील था। और इसमें मामला बेसिकली चार्जशीट को लेकर आया था, चार्जेस फ्रेम को लेकर आया था। और एट द एंड ऑफ द पूरे ऑर्डर पे एक आ जाता है, एक अलग से एक ऑर्डर, जिसपे सारे जो स्टे ऑर्डर्स पे एक ऑर्डर डाल दिया जाता है, जिसमें चाहे वो सिविल स्टे हो या फिर क्रिमिनल मैटर्स को लेकर स्टे हो। ये जो अपील में जो स्टे पे चले जाते हैं, वो सारे पे आ गया कि जो भी आप स्टे लोगे वो सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड रहने वाला है। 6 मंथ के बाद में वो स्टे ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है। तो ये ऑर्डर जो आया था ये 2018 में आ गया था, 3 जजेस बेंच का आया था। और बहुत ही मतलब ये ऑर्डर आने के बाद में सिविल केसेस में खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। रीज़न उसका ये है कि एक तो सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं। दूसरा, अगर स्टे मिल रहा है हर 6 महीने के बाद में, अगर स्टे हमारा वेकेट हो रहा है, ऑटोमैटिकली वेकेट हो जाता है, तो आपको फिर से दोबारा एप्लीकेशन डालना है, कोर्ट को सैटिस्फाई करना है दोबारा से। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, ये सही है, तो फिर आपका चलेगा। अगेन वो फिर 6 मंथ तक चलता है। तो ये मतलब और हमें पता है ये एप्लीकेशन डालने के बाद में उसका हियरिंग होने तक एटलीस्ट 4-5 डेट निकल जाती है। तो सिविल केस छोटा होने के बदले लंबा हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पे अगर स्टे नहीं रहता तो पूरा मामला में ही डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये ऑर्डर अगर देखा जाए तो हमारे सिविल केसेस के लिए बहुत परेशानी क्रिएट किया। अगर जो अपील में जो चले जाते हैं उनको भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि फिर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जो स्टे किया जाता है वो फिर आ जाता है। तो मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशंस हो जाते थे, और जो मामला शायद 2 साल में खत्म हो, जस्ट बिकॉज़ अब ये प्रोसेस में एक ऐड ऑन जैसा हो गया, तो वो मामला अब 3-4 साल बढ़ रहा है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। आप सभी जानते हो कि इससे कितना ज़्यादा परेशानी हुई। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, ये भी क्रिमिनल अपील था। ये बेसिकली वो एशियन रिसर्विसिंग वाले से ही लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होती है, जो बेसिकली 5 जजेस बेंच की होती है, जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठते हैं, उसपे उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था। जो एशियन रिसर्वेंसी का जो ऑर्डर था, उसको इन्होंने इस पे चैलेंज कर दिया था। और उसी पे आज फरवरी 29 लीप डे में ऑर्डर आ जाता है, और जिसपे वो पूरे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट टर्न कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ओपन कोर्ट में, देखिए, जस्टिस ओका है वन ऑफ दी अमंग द 5 जजेस जो है, उन्होंने रीड आउट किया था इस पोर्शन को ओपन कोर्ट पे। और उन्होंने बोला कि अ डायरेक्शन दैट ऑल इंटरिम ऑर्डर्स पास बाय हाई कोर्ट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर ऑन द लैप्स ऑफ टाइम कैन नॉट बी इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस बेंच ने बोला है कि जो 3 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के ही जिन्होंने ऑर्डर किया था, जो उन्होंने आर्टिकल 142 के तहत में जो ये ऑर्डर किया था, ये उसके उस पावर के तहत में ये नहीं आता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उन्होंने कर दिया गया था। The 5 judges bench also held that the Constitutional Court should refrain from laying down time-bound schedule for cases pending before any other court. साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप जो प्रोसेस है उसको आप टाइम बाउंड जो करवा करते हो,
ये आपको जो जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर में ही छोड़ना चाहिए। द पैटर्न ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन एवरी कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट इज डिफरेंट एंड गिविंग आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी फॉर सर्टेन केसेस इज बेस्ट लेफ्ट टू द कंसर्न जज। अब देखिए, जब स्टे ऑर्डर का 6 महीना तक ही रहता है तो क्या होता है, जैसे 6 महीना खत्म होने का टाइम आता है, ऑब्वियसली उसका जो लॉयर होगा वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाले, बोले साहब मेरा तो 6 महीना खत्म हो रहा है, आप मेरे मैटर को थोड़ा जल्दी ले लें, नहीं तो स्टे ऑर्डर हट जाएगा। तो क्या होता है, उसकी वजह से जो दूसरे जो मैटर हैं, जो शायद इक्वली उतने इंपॉर्टेंट है, बहुत और ज्यादा पुराने हैं, उन मैटर की जगह इस मैटर को डेट पहले मिलने लगती है, जस्ट बिकॉज ये स्टे ऑर्डर का पूरा चीज जो चल रहा था, तो जिससे एक तरह से वो फेयर नहीं है ना, जस्ट बिकॉज उस केस में स्टे नहीं है तो वो पहले नहीं आ रहा है, ये केस में स्टे और इसका स्टे भी खत्म होने वाला है, 6 महीने होने वाली, तो इसका डेट पहली पड़ रही है, बाकियों की लेट पड़ रही है। तो यही बात बोला गया जजमेंट में कि ये फेयर नहीं है, ये जो डाला गया था ये सही तरीके से नहीं किया गया। और ये जो चीज है, ये जो हम जो पेंडेंसी जो होती है, हर एक जो लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं वो क्योंकि ग्रास रूट लेवल के हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो लिटिगेंट्स होते हैं या जो फैक्ट्स ऑफ द केस जो होता है उसको वो ज्यादा करीबी से पढ़ते हैं, ज्यादा करीबी से समझते हैं और जानते हैं कि किस केस में ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना, जितना कितना जल्दी कराना चाहिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक केस पे जो प्लेंटिफ है वो एक 80 साल का पर्सन है ना? और उस केस में स्टे नहीं है, लेकिन एक दूसरा जो स्टे है जिसमें जो प्लेंटिफ है मुश्किल से 30-35 साल का ही बंदा है, लेकिन क्योंकि वो स्टे उसका 6 महीने के अंदर एक्सपायर होने लगता है, तो उसका केस फिर वो पहले वकील डलवाता है, पुट अप करके डलवाता है, और जो बेचारा का 80 साल का, क्योंकि उसके केस में स्टे की आवश्यकता नहीं थी, तो उसका केस पीछे चले जाता है। तो ये एक फेयर देखा जाए तो नहीं है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हुआ है ये सही नहीं है, और 143 का जो पावर होता है हाई कोर्ट को कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, कि वो अपने लोअर हाई कोर्ट्स को वो डायरेक्शन दे सके, वो इस पावर के तहत में जो ये ऑर्डर हुआ है, ये उस पावर्स के तहत में नहीं आता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात मैं जरूर बोलूंगी कि इसमें गाइडलाइंस इशू हुए हैं, स्टे ऑर्डर्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस लेकिन इशू हुए हैं। अब वो क्या गाइडलाइंस है, ये जब कल जजमेंट आ जाएगा तभी पढ़ के मैं उसके ऊपर में क्लियर से बना सकूंगी। तो आई होप व्यूअर्स आज का ये वीडियो क्लियरली रहा, एंड आई एम वेरी सॉरी मुझे इसे री अपलोड करना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।